हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। बेटा, जो हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी को चैप्टर नंबर 6 जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, इसमें हम काफ़ी लंबे हिस्से को कवर कर चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने ये देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, वो फाइनल प्रूफ उसको किसने किया था? हर्से एंड चेज ने किया था। वो हमने देख लिया है, पूरा का पूरा स्टेप्स को हमने समझा था। जब ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका 3D मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। वो डबल हेलिकल होता है, बताया था मॉरिस एंड विल्किंस ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक ना। मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये इन्होंने, इन दो साइंटिस्ट ने बताया था। अब बेटा, फिर उसके बाद आरएनए क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कौन किससे जुड़ता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने पूरा ए टू जेड कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब जब वाटसन और क्रिक ने ये बताया, जब ये बताया, उसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर बताया उन्होंने, डीएनए का स्ट्रक्चर बताने के बाद जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे डुप्लीकेट होता है, तो उनके ऊपर ये प्रेशर था कि डीएनए कैसे डुप्लीकेट होता है, ये बताइए। क्योंकि बेटा आपको पता है कि कोई जो 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 भी सेल होती है, सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। आपको पता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए। तो आपको ये भी पता है कि सेल जो है मल्टीप्लाई करती है, डिवीजन करती है, माइटोटिकली मियोटिकली सेल डिवीजन करती है। और जब सेल डिवीजन करेगी तो इसका डीएनए भी क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। डीएनए भी इसका डबल होना चाहिए। और जैसा डीएनए है वैसा ही डीएनए बनना चाहिए। एक भी प्रकार का कोई भी माइनर चेंजेस भी डीएनए के अंदर नहीं होने चाहिए। नहीं तो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, कोई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। जैसा डीएनए है वैसा ही डीएनए डुप्लीकेट होकर के बनना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा डीएनए नहीं बनेगा तो आपको पता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन करती हैं, माइटोटिकली डिवीजन करती हैं, और जब वो डिवीजन करेंगी तो क्या होगा, वो सेल्स में जो दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बन करके आएंगी, जो दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनकर आएंगी, इस सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो भी डुप्लीकेट होकर के आना चाहिए बेटा। तो जैसा डीएनए इसके अंदर है वैसा डीएनए इसके अंदर भी होना चाहिए, बिना किसी प्रकार का कोई भी माइनर चेंजेस हुए। तो वाटसन और क्रिक ने इसी एक एक आइडिया प्रस्तुत किया, एक आइडिया दिया कि जो भी डीएनए होता है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है, और कैसे रेप्लिकेट करता है उन्होंने 3 प्रकार का आइडिया प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा बेटा कि डीएनए का रेप्लिकेट होना जरूरी है, क्योंकि सेल जो है मल्टीप्लाई करेगी तो दो डॉटर सेल्स बनाती है, तो दो डीएनए भी बनना चाहिए। डबल अमाउंट में डीएनए बनना ही चाहिए, 2C से 4C बनना चाहिए, तभी तो जाकर के वो इक्वल अमाउंट में सेल को डीएनए डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। और डीएनए जैसा पेरेंट सेल में है वैसा ही डीएनए इसमें भी आना चाहिए। 100% बिल्कुल कॉपी आनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। और ये पता है कि अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो म्यूटेशन जैसा खतरनाक म्यूटेशंस हो सकते हैं बेटा, जैसे पॉइंट म्यूटेशन, फ्रॉम शिफ्ट म्यूटेशन, आपको बता चुके हैं बेटा जेनेटिक्स के पहले चैप्टर में। तो अब जो वाटसन और क्रिक थे, वाटसन और क्रिक ने 3 प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन के का जो आइडिया था वो प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव को डिसरप्टिव भी कह सकते हैं बेटा, डिस्पर्सिव, और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। अब जो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल हो, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, इसमें ये जब डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, ये जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा कंजर्वेटिव मेथड के तहत, उन्होंने बताया था बेटा, प्रूफ नहीं किया था, एक आइडिया प्रस्तुत किया था कि इनके अनुसार जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इसमें डीएनए के ये कुल ऐसे 2 स्ट्रैंड बन करके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और ये इस कंजर्वेटिव मेथड के अनुसार जैसा ये डीएनए है, ये ओल्ड डीएनए है और यहाँ पर ये न्यू डीएनए बना, यानी जब 2 सेल बनेगी तो एक सेल में 100% ओल्डर डीएनए जाएगा और एक सेल में 100% न्यूअर डीएनए जाएगा। इन्होंने कंजर्वेटिव मेथड में यही बताने का प्रयास किया था। ठीक है,
फिर से समझ लो इसको कि कंजर्वेटिव में क्या बताया था इन्होंने कि जो डीएनए का यहाँ पर जो ये जो डबल हेलिकल मॉडल डीएनए है, डीएनए के डबल हेलिक्स जो यहाँ पर डीएनए है यहाँ पर, अब ये डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो 100% डीएनए एक ओल्डर डीएनए होता है, और यही डीएनए दो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, और वो भी दोनों के दोनों 100% न्यू होते हैं, और एक सेल में 100% ओल्डर डीएनए प्रेजेंट होता है और दूसरी सेल में 100% न्यूअर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, इस वजह से ये कंजर्वेटिव मेथड को माना नहीं गया। ठीक है, अब बारी आती है डिस्पर्सिव की। डिस्पर्सिव मेथड के अनुसार जो डीएनए होता है, इनके अनुसार डीएनए के जो जब रेप्लिकेट करता है, डीएनए जब अपने आप के अमाउंट को डबल करता है अपने अमाउंट को, तो इसके अनुसार जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ हिस्से नए, कुछ हिस्से पुराने, कुछ हिस्से नए, कुछ हिस्से पुराने, कुछ इस प्रकार से डीएनए के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बन जाते हैं बेटा, इनके अनुसार। ठीक है ना, इनके अनुसार क्या होता है, डिसरप्टिव के अनुसार जो डीएनए होता है, डीएनए का कुछ हिस्सा जो है नया होता है, कुछ हिस्सा पुराना होता है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं अनइक्वल फॉर्म में। थोड़ा सा नया थोड़ा सा ये ओल्डर होगा, ये वाला ओल्डर होगा, ये वाला रेड वाला जो है वो न्यूअर होगा, नया होगा। इन्होंने इसमें ये बताया कि समझ लीजिए बेटा फिर से थोड़ा सा अटेंटिव होकर के, कि जो यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये नया डीएनए भी बनेगा और पुराना डीएनए भी बनेगा। नया पुराना दोनों डीएनए दोनों हेलिक्स पर मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद इस तरीके का एक मिक्स्ड हम एक डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन करते हैं। तो बेटा इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई, इस वजह से इस थ्योरी को भी इनको नकार दिया गया। और एक उन्होंने जो थर्ड थ्योरी दी थी, जो आज तक मान्य है और ऐसे होता भी है, इनके अनुसार जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए का, जैसे मैंने कहा कि ये पैरेंटल डीएनए है, और इस पैरेंटल डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं बेटा, ठीक है ना, पैरेंटल डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो इसमें एक हिस्सा जो है पैरेंटल डीएनए का होता है, ओल्ड होता है, और एक दूसरे हिस्सा जो होता है वो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, नया डीएनए यहाँ पर बनता है। यानी सेमी का मतलब होता है आधा, कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित हो जाना, कि मतलब आधा संरक्षित रहेगा और आधा नया बनाएगा। और इसमें क्या बता रहे थे, पूरा का पूरा एक संरक्षित रहेगा, पूरा का पूरा नया बनाएगा। अब इसमें डिस्पर्सिव में तो मिक्स हो गया था, ठीक ना। तो सेमी कंजर्वेटिव में अर्ध संरक्षित, आधा संरक्षित हो जाता है और आधा नया बनाता है। तो इसमें क्या है, ये पेरेंटल सेल है, एक सेल से जब दोनों सेल में डीएनए माइटोटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसमें एक हेलिक्स जो है, डीएनए के जो दो हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स ओल्डर होता है और एक हेलिक्स न्यू डीएनए बनता है। इन्होंने इस तरीके को बताया था, जिसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। और इसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ये क्या नाम है, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में इसको प्रूफ किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। ठीक है बेटा, मैं इसको मिटाता हूं तब तक पॉज करके। हाँ बेटा, मैथ्यू मेसेल्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया को चुना था, ठीक है ना। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को चुना। ई कोलाई बैक्टीरिया, इसेर्सिया कोलाई, जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में यूज किया जाने वाला यह बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया को चुना और आइसोटोप्स एलिमेंट चुने, और आइसोटोप्स एलिमेंट चुना, आइसोटोप्स एलिमेंट्स को चुना। आइसोटोप एलिमेंट्स में इन्होंने नाइट्रोजन को सिलेक्ट किया, नाइट्रोजन कंपाउंड को सिलेक्ट किया, जो कि किताब में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजनस युक्त जो कंपाउंड था वो अमोनियम क्लोराइड को चुना था, ठीक है ना बेटा। NH4 क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। इसको इन्होंने इसको सेलेक्ट किया था, क्या आइसोटोप्स को सिलेक्ट किया था। इसमें इन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड है, दो तरह के अमोनियम क्लोराइड को सिलेक्ट किया। एक ऐसा इसमें जो नाइट्रोजन है, एक ऐसा नाइट्रोजन लिया जिसमें N15, जो कि नॉर्मल क्या होता है, N14 होता है। N15
जो कि आइसोटोप्स होता है, N15 जो है एक आइसोटोप्स होता है, ठीक है ना, आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अधिक होते हैं, इस वजह से ये हैवी नाइट्रोजन माना जाता है, ठीक है ना, हैवी नाइट्रोजन माना जाता है। और जो नॉर्मल होता है वो N14 होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल है। ये जो नाइट्रोजन है ये हैवी नाइट्रोजन है बेटा, ठीक है ना, हैवी नाइट्रोजन होता है, ये हैवी नाइट्रोजन होता है और ये नॉर्मल होता है, यह जो नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब जो है इसको इन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए इकोलाई आइसोटोप्स और N15 और N14 ये N15 आइसोटोप्स को लिया, N14 नॉर्मल नाइट्रोजनस कंपाउंड को लिया, ठीक है ना। किस फॉर्म में लिया था, अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में लिया था। और बेटा डेंसिटी ग्रेडियंट्स के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट्स आपको समझना होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट्स के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड को लिया था बेटा, ठीक है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए सीजियम क्लोराइड को लिया, CsCl, ठीक है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए सीजियम क्लोराइड लिया। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे फिजिक्स में आप लोग एक टर्म्स पढ़ते हो आर्किमिडीज का सिद्धांत बेटा, ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहा, लेकिन उसमें यह बताया जाता है कि जैसे कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, अगर उसको पानी में अगर आप डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर अधिक होगी तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, यही होता है। और यदि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा। यदि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के इक्वल होगी तो आधा डूबा रहेगा, आधा तैरता रहेगा। तो ये जो होता है बेटा ये सबमर्ज हो जाता है। तो यही होता है बेटा डेंसिटी ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट्स के लिए जो मेसेल्सन और स्टाल साहब थे, इन्होंने सीजियम क्लोराइड को लिया था। सीजियम क्लोराइड को इसलिए लिया था बेटा क्योंकि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है, जो आपका डीएनए होता है, आपको पता है कि उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर बहुत अधिक संख्या में होते हैं, उसमें वो नाइट्रोजन ले लेंगे। और जब डीएनए बेस पेयर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, यदि वो उनको हम आइसोटोप कर देंगे तो उनका नाइट्रोजन, उनका जो उनके डीएनए में पाया जाने वाला जो नाइट्रोजन बेस होता है वो भी हैवी हो जाएगा। और जब वो हैवी हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी अधिक बढ़ जाएगी, और जब उसकी डेंसिटी अधिक बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि किसी को भी जब हम किसी भी जो डेंसिटी ग्रेडियंट के तहत अगर किसी भी हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, तो जैसे मान लिया कि हमने इसमें क्या भर दिया, हमने इसमें भर दिया है सीजियम क्लोराइड भर दिया है, सीजियम क्लोराइड को भर दिया है। जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा, जो ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि जो ज्यादा हैवी होगा या उसका जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा वो नीचे की ओर पाया जाएगा, ठीक है ना, वो नीचे की ओर पाया जाएगा। जिसका कंसंट्रेशन मीडियम में होगा, अर्थात वो डेंसिटी ग्रेडियंट उसकी मिड में होगी, वो इक्वल होगा, वो सॉल्यूशन के और उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी ग्रेडियंट इक्वल होगा तो वो यहाँ पर बीचों बीच मिल जाएगा। जिसका डेंसिटी ग्रेडियंट सबसे कम होगा वो यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाएगा, ठीक। इस अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सीजियम क्लोराइड का यूज किया था डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए, इसको फिर बायंसी टर्म यूज करते हैं बेटा, ठीक। इतना सारे चीजों को इन्होंने यूज किया था। अब कैसे किया था इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं बेटा। अब इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड का बना 2 कल्चर प्लेट इन्होंने तैयार किया। एक कल्चर प्लेट ये हो गया, एक कल्चर प्लेट ये हो गया। इसमें क्या रखा है बेटा, इसमें अमोनियम क्लोराइड इसमें भी है, अमोनियम क्लोराइड इसमें भी है, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर डाला है इन्होंने, इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड डाला है उसका नाइट्रोजन जो है N15 टाइप का है, मतलब आइसोटोप्स टाइप का है, हैवी है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन डाला है अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में, उसका नाइट्रोजन N14 टाइप का है, ठीक ना, N14 टाइप का है। अब इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, और इसमें सबसे पहले इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। जब इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को जब कई जनरेशन तक जब ग्रोथ कराएंगे तो आपको पता है कि जब बैक्टीरिया जो है ग्रोथ करेगा तो उसको जैसा नाइट्रोजन देंगे वैसा ही नाइट्रोजन उसके डीएनए में पाया जाएगा। क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के बना होता है।
अब जो नाइट्रोजन बेस है उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं बेटा। अब उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड में जैसा नाइट्रोजन हम देंगे वैसा नाइट्रोजन ही उसके डीएनए में चला जाएगा, जैसा नाइट्रोजन हम उसके कल्चर में देंगे। तो कैसा नाइट्रोजन हम उसको दे रहे हैं, N15 दे रहे हैं। तो N15 जब नाइट्रोजन हमने दिया उसको, N15 जब नाइट्रोजन दिया, अब N15 नाइट्रोजन देने के बाद, N15 नाइट्रोजन देने के बाद क्या होगा, उसका डीएनए कैसा हो जाएगा, उसका डीएनए हो जाएगा बेटा कैसा, N15 टाइप का हो जाएगा, अर्थात हैवी हो जाएगा। ठीक है, उसका डीएनए हैवी हो गया। अब जब उसका डीएनए हैवी हो गया तो उसके डीएनए को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद हम उसी सीजियम क्लोराइड में, ठीक है ना, उसी सीजियम क्लोराइड के अंदर, यहाँ पर जो ट्यूब है इसमें सीजियम क्लोराइड भरा था, इसी सीजियम क्लोराइड के अंदर जब हमने चेक किया तो उसका डीएनए कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, एक बैंड मिला, ठीक है ना, यहाँ पर उसका डीएनए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, बैंड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जब डालते हैं तो इसका डीएनए जो होता है बेटा विजिबल हो जाते हैं, ठीक ना, जो आइसोटोप्स होते हैं वो यहाँ पर मिला, ठीक है ना बेटा। ये रेड कलर से हमने बनाया है तो यहाँ पर हमने इसको भी रेड कलर से हम बनाएंगे, ठीक है ना, रेड कलर से हम बनाएंगे इसको, ठीक, समझिएगा बेटा। अब यहाँ पर इसका डीएनए यहाँ पर दिखा, समझ रहे हैं ना। अब क्या किया, इस बैक्टीरिया को उठा करके हमने किस में डाल दिया, हमने नॉर्मल मीडियम में डाल दिया। किस, कैसे, जो N14 मीडियम है हमने इसमें इसको उठा करके रख दिया। अब क्या होगा, इसमें हमने कैसा नाइट्रोजन कंपाउंड रखा है, N14 रखा है, N14 रखा है। N14 में जब एक जनरेशन कंप्लीट हुई इस वाले बैक्टीरिया को, N15 वाले बैक्टीरिया का, इसमें जब एक जनरेशन कंप्लीट हुई, इसमें जब एक जनरेशन जब कंप्लीट होती है तो इसको उठा, इसके डीएनए को आइसोलेट करके जब हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में रख करके जो उनका ट्यूब था जिसमें सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा था, इसमें रखते हैं। तो इसमें रख करके जब हम यहाँ पर चेक करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसका डीएनए जो आइसोलेट होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके साथ जो है बेटा एक N15 और एक N14 वाला डीएनए दिखाई दे जाता है। ये दो तरह की इसमें बैंड बने हुए दिखते हैं, एक N14 और एक N15 वाला। जो रेड वाला है यहाँ पर वो N15 और ब्लैक वाला जो है वो N14 टाइप का यहाँ पर डीएनए दिखाई दिया। इस चीज को देखा इन्होंने, कहा कि यार हमने तो यहाँ पर टोटल जो है कैसा N14 N15 वाला डीएनए रखा था, और जब हमने इसमें यहाँ पर रख दिया तो वो डीएनए आधा जो है N15 दिखाई दे रहा है, आधा N14 दिखाई दे रहा है। ये कैसा चक्कर है, इनको समझ, क्योंकि यहाँ पर जो है उसमें एक हेलिक्स जो है N15 टाइप का होगा, एक हेलिक्स N14 टाइप का होगा। तो ये बन जाएगा बेटा एक हाइब्रिड बन जाएगा। यहाँ पर जो ये डीएनए दिखाई दे रहा है आपको, ये हैवी है, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये हाइब्रिड बन गया, क्योंकि एक उसके साथ लाइट डीएनए है, एक हैवी डीएनए है। लाइट वाला हम N14 कह रहे हैं और हैवी वाला N15 कह रहे हैं, ठीक ना। इस चीज को देखा। अब क्या किया, अब जब दूसरी जनरेशन को इसी के अंदर ग्रोथ कराया, थर्ड जनरेशन को, माफ कीजिएगा, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, थर्ड जनरेशन ये होगी। जब तीसरी जनरेशन को N15 में ग्रोथ करा, N14 में नॉर्मल में ग्रोथ कराया, तो इसमें देखा, इसमें जब फिर इसके डीएनए को आइसोलेट किया। इसके डीएनए को आइसोलेट करने के बाद जब इसमें सीजियम क्लोराइड रहेगा ही, इसके डीएनए को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद जब देखते हैं तो यहाँ पर तो हाइब्रिड वाला तो पाया ही गया, यानी हाइब्रिड वाला तो यहाँ पर है ही, साथ ही साथ जो नॉर्मल डीएनए था वो भी यहाँ पर इनको मिल गया, इन्होंने फिर ये फाइनली इस रिजल्ट के आधार पर, क्योंकि सबसे हल्का डीएनए इसका होगा, कौन सा, N14 वाला। ये दोनों कौन से हैं बेटा, ये क्योंकि डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं तो एक ही लाइन में बताते हैं बेटा। ये क्या है, N14 वाला डीएनए है, इसमें क्या है, एक N14 है, और रेड कलर वाला जो है, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है वो N15 है। और लास्ट में यहाँ पर जो दोनों रेड कलर के मिले थे वो बेटा कैसे थे, दोनों पता है आपको, वो दोनों N15 के हैं, ठीक है ना, दोनों N15 के हैं। तो इससे ये नतीजा इन्होंने, इस रिजल्ट पे इन्होंने फाइनली प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। अब सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर इन्होंने इस डीएनए को सेपरेट किया। कैसे, आपको पता है कि N14 जो है सबसे लाइटर होगा, सबसे हल्का होगा। जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जिसका कंसंट्रेशन
कम होगा, अर्थात जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो सबसे भारी होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा क्योंकि उसको हमने आइसोटोप्स N15 दिया था, वो हैवी होगा, वो सबसे नीचे चला जाएगा। अब जो ना हल्का होगा ना भारी होगा यानी मिड में होगा, हाइब्रिड होगा, क्योंकि एक N15 कंटेन करेगा एक N14 कंटेन करेगा और वो मिड में रह जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको यहां से हम समझते हैं बेटा। अब जैसे मैंने यहां पर ये हमने बता रखा है कि ये हैवी है, कैसे हैवी है, क्योंकि यहां पर हम इसको रेड कलर से शो कर रहे हैं बेटा। इसका मतलब है कि इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में जो नाइट्रोजन हमने दे रखा है, दोनों हेलिक्स में N15 टाइप का नाइट्रोजन है, जो हमने कल्चर ए प्लेट, जो अभी 2 प्लेट हम यहाँ पर बनाए थे, इस प्लेट में ग्रोथ किया था, ठीक है ना, इस प्लेट में ग्रोथ किया था। इसके डीएनए को हम देख रहे हैं, हमें कुछ इस टाइप का वो दिखाई दे रहा है। अब क्या किया, अब इस डीएनए को उठा करके हम किसी दूसरे कल्चर प्लेट में डाल देते हैं, ठीक है ना, दूसरे कल्चर प्लेट में हम इसको रख देंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर अब इस डीएनए का दूसरा जो कल्चर प्लेट हमने तैयार किया है उसमें हमने नाइट्रोजन जो है नॉर्मल रखा है, आइसोटोप्स नहीं रखा है, ठीक है। उसमें अगर जब हम ये डीएनए रख देंगे बेटा, ठीक है, उसमें जब हम इसमें ये डीएनए नहीं, ये बैक्टीरिया जब हम नॉर्मल वाले में रख देंगे तो उसमें आपको पता है, आपको तो सिंपली ही पता है कि क्या होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड पहले क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, एक पर एक नया स्ट्रैंड बन करके तैयार हो गया, ये नया स्ट्रैंड बन करके तैयार हुआ। अब जो नया स्ट्रैंड बन करके तैयार हो रहा है उस पर नाइट्रोजन, जो वो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन को ये ले रहा है, वो नाइट्रोजन कैसा है, जो कल्चर बी प्लेट हमने तैयार किया था उस कल्चर बी प्लेट में नाइट्रोजन कैसा होगा, N14 टाइप का होगा, नॉर्मल होगा। तो अब यहां पर क्या देखने को मिला हमें, एक जो रेड वाला है वो N15 है, ठीक है ना, N15 है, और जो ब्लैक वाला है वो N14 है। N14 कहां से आ गया, कैसे आ गया, वो आपको पता ही है कि N15 वाला हमने कल्चर ए प्लेट में जो तैयार किया था उसका डीएनए है, उसमें हैवी नाइट्रोजन था। अब जब इसको हम कल्चर बी प्लेट में जब हम इसको तैयार करेंगे तो जो N15 वाला था वो तो बना ही बना है, लेकिन उसके साथ जो नया नाइट्रोजनस कंपाउंड हमने रख दिया था, नया जो डीएनए का हेलिक्स जो सिंथेसाइज होगा, वो जब नाइट्रोजन कंपाउंड को लेगा नया हेलिक्स बनाने के लिए, वो तो नॉर्मल ही लेगा ना, क्योंकि हमने तो वहां पर जो मीडियम में नॉर्मल नाइट्रोजन को ही ऑलरेडी रख रखा है। तो यहां पर जो डीएनए तैयार हुआ वो कैसा तैयार हुआ, वो हाइब्रिड डीएनए तैयार हो गया बेटा, हाइब्रिड डीएनए तैयार हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं 50% न्यू डीएनए बन रहा है, 50% ओल्ड डीएनए बन रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं 50% न्यू डीएनए बना है और 50% ओल्ड डीएनए बन करके यहां पर तैयार है। तो इस चीज को देख करके, इसी चीज को देख करके बताया गया कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का होता है। और ये मिला कहां, डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार जब सेंट्रीफ्यूजेशन इसका किया गया तो वो मिला कहां, वो बीचों बीच मिला। ये कहां मिला था, सबसे नीचे मिला था, क्योंकि ये सबसे हैवी था, ये वाला डीएनए सबसे हैवी था, ये बीच में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइब्रिड है। जो इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन और ये इनकी डेंसिटी लगभग इक्वल होती है, इस वजह से वो बीचों बीच प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि ये बैक्टीरिया जो होता है हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है, तो ये इसका 20 मिनट में ये मल्टीप्लाई करके ये बना। अब अगर इसको थर्ड जनरेशन में ले जाना चाहे तो आपको पता है कि ये 20 मिनट, अब ये 40 मिनट यहाँ पर लगेगा बेटा, ठीक है ना, 40 मिनट यहाँ पर लगेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि कितना मिनट लगेगा और कितना परसेंटेज न्यू डीएनए बनेगा, कितना परसेंटेज ओल्ड डीएनए रहेगा। थोड़ा सा दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया रहेगा तो हम कुछ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस जो सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ था, मैं सेल्सन और स्टार ने जो किया था, आप सॉल्व कर लोगे बेटा, परेशान नहीं हुए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए किस कल्चर मीडियम में अभी इसको हम ग्रो कर रहे हैं, N15 वाले में, N15 वाले से तो हम निकाल करके N14 वाले में रख दिए हैं। ये वाला जो है किसमें था बेटा, वो N15 वाले में था। ये वाला जो है किसमें रख दिया है हमने, इसको हमने N14 वाली कल्चर प्लेट में रख दिया है। अभी N15 वाले कल्चर प्लेट में हम एक और जनरेशन को ग्रो कराएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 स्टैंड बन करके तैयार होंगे। ये वाला एक जो इसका न्यूअर वाला था
और एक ये ओल्डर वाला था, ठीक है ना। और इस वाले डीएनए के दोनों हेलिक्स को अलग करेंगे तो एक रेड वाला बनेगा और एक ब्लैक वाला बनेगा, ठीक है ना, एक न्यू और एक ओल्ड, ये बन करके यहाँ पर तैयार हो गए। अब यहीं पर तो खेल जो है असली पता चल जाता है कि कैसा होता है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है। देखिएगा अब क्या है, अब इस पे नया 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 डीएनए का हेलिक्स बनना है। अब जो नया डीएनए का हेलिक्स बनेगा, अब वो नया डीएनए हेलिक्स बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए उसको, वो नाइट्रोजन तो हमने ऑलरेडी N14 ही दे रखा है कि भैया तुम N14 हुई लोगे कहीं से भी जो नया डीएनए बनाओगे। आपको अगर नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि आपके पास आपको नाइट्रोजन बेस की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको हम जो है नाइट्रोजन जो दिए हैं वो आपको हम नॉर्मल नाइट्रोजन ही देंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल नाइट्रोजन को लेकर के बनाओ। तो जब नॉर्मल नाइट्रोजन को लेकर के बनाया तो उन्होंने देखा कि जो नया डीएनए बन रहा है यहाँ पर जो थोड़ा सा उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ पर नीचे ये वाला रहेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वैसे भी लिख सकते हो, कोई समझने के लिए है, ठीक है ना। तो जब नया डीएनए बनेगा तो वो N15 वाला बनेगा। इसमें क्या बनेगा, N15 वाला बनेगा। माफ कीजिएगा, N14 है, जो ब्लैक वाला है N14 है, ये इस पे क्या बनेगा, N14 वाला बनेगा। ये वाले पर भी N14 वाला बनेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी N14 ही दे रखा है, ठीक ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बिल्कुल लाइटर डीएनए यहाँ पर बन करके तैयार, बिल्कुल लाइटर डीएनए यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। कैसे, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें एक ओल्ड वाला था एक न्यू वाला था, ओल्ड वाला भी N14 था और न्यू वाला जो बनेगा वो तो N14 बनेगा ही। इसमें क्या है, एक ओल्ड वाला N15 था, उस पर जब न्यू डीएनए बना तो वो N14 बन गया। देखो रेड वाला जो है वो कैसा है बेटा, रेड वाला जो होता है बेटा, रेड वाला N15 है, रेड वाला जो है वो N15 है, रेड वाला N15 है और ओल्ड वाला N14 है। इसमें क्या है, इसमें दोनों के दोनों क्या है, वो N14 है, नाइट्रोजन 14 है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी दोनों के दोनों N14 है। और इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से देखिए, इसमें तो इसमें जो ब्लैक वाला है वो नया डीएनए, नया टेम्पलेट, नया हेलिक्स जो बन रहा है वो N14 टाइप का बनेगा। और रेड वाला जो है वो N15 ओल्डर वाला है बेटा, ठीक है ना, N15 ओल्डर वाला है। तो जब इसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, ये वाला तो ये दोनों डीएनए तो सबसे हल्के होंगे, वो सबसे ऊपर आकर के बैठ जाएंगे, टॉप पर आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और जो ये दोनों हाइब्रिड होंगे वो यहाँ बीच में रह जाएंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर बीच में रह जाएंगे। तो इस चीज को देख करके ये बीच वाला जो इस वाले रिजल्ट को देख करके इन्होंने बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो रेप्लिकेशन आधा संरक्षित रहता है, अर्थात जो पेरेंटल डीएनए से जो न्यू डीएनए बनता है, डॉटर डीएनए जो बनता है, उस डॉटर डीएनए में 50% पेरेंट्स का डीएनए होता है, 50% न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है, अर्थात आधा संरक्षित रहता है, आधा नया बनता है। इसको इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मेथड के रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मेथड डीएनए की प्रोसेस की पुष्टि इन्होंने इससे फाइनली कर दी, ठीक है ना बेटा। ये चीज यहाँ पर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बिल्कुल पक्का मुहर लगा दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन बाय सेमी कंजर्वेटिव होता है। होप बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आप जो है इसको एनसीईआरटी का जो यहाँ पर लैंग्वेज दिया गया है बेटा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट देन व्हाट वुड बी द proportion of light and hybrid density of DNA molecule। देखो बेटा ऑलरेडी 20 मिनट यहाँ और ये 40 मिनट यहाँ पर कर चुके हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको और 20 मिनट करवा दीजिएगा। दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, दोनों डीएनए को स्ट्रैंड को सेपरेट करके आप आगे बना करके उस पर नया डीएनए सिंथेसाइज कर दीजिएगा, तो वो 60 मिनट हो जाएगा। फिर 60 मिनट के बाद फिर आगे एक और उन सारे डीएनए के जो हेलिक्स हैं उनको सेपरेट करके उस पर एक नया हेलिक्स बना दीजिएगा, न्यूअर डीएनए बना दीजिएगा, ठीक है, न्यूअर डीएनए बना देंगे। फिर उसके बाद 80 मिनट आ जाएगा, 80 मिनट पे आप देख करके उसके अमाउंट को देख करके बता दीजिएगा कि इतना % न्यू डीएनए बना है, इतना % ओल्ड डीएनए बना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 50% ओल्ड है, 50% न्यू डीएनए है, न्यू डीएनए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा बेटा, देखो 4 डीएनए है, 4 डीएनए के सीक्वेंस है।
इस 4 डीएनए के सीक्वेंस में से ये जो है इसमें ये तो 50, ये तो पूरा का पूरा 4 में से आधे तो ये न्यू बन गए हैं, आधे में से ये दोनों हाइब्रिड बन करके तैयार है, अर्थात 50% ये बचे हुए हैं। 50% में से एक एक ओल्ड डीएनए यहाँ पर भी है, एक ओल्ड डीएनए यहाँ पर भी है। तो यानी जो ओल्डर डीएनए जो यहाँ पर है वो मात्र 25% है, मात्र 25% है, क्योंकि जो है 50% अगर इन दोनों को हमने निकाल दिया, 50% ये दोनों हो गए, और ये जो है हो गया बेटा, और इन दोनों को लेंगे, इन दोनों ये वाले इन हाइब्रिड वालों को लेंगे तो ये दोनों 50% हो जाएंगे। तो 50% में से 25% इसका, 25% इसको दे देंगे, 25% इसको दे देंगे, तो 25% में से आधा ये निकल जाएगा और आधा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ओल्डर डीएनए कितना बचा, 12.5% बटा, यानी 25% जो है ओल्डर डीएनए भी बचा है। तो अब 60 मिनट जब जाएगा तो 60 मिनट में 25% का आधा कितना होगा, 12.5% होगा बेटा, 12.5%। अब 80 मिनट में ओल्डर डीएनए कितना होगा, 12.5% का आधा कर दो बेटा, ठीक है ना, 6.25 कर दो। वो 80 मिनट में ओल्डर डीएनए 6.25% ओल्डर डीएनए रह जाएगा, बाकी जो बचा हुआ डीएनए है वो न्यूअर डीएनए होगा। ठीक बेटा, वो हम आपको प्रैक्टिस सीट्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें आप उसको देख करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, होप ये बेटा आपको समझ में आया होगा। अब सेम एक्सपेरिमेंट को, इसी सिमिलर एक्सपेरिमेंट को टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके साथियों ने विसिया फाबा, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो बता रहे हैं, विसिया फाबा, ठीक है ना, विसिया फाबा की स्पेलिंग बेटा तो सही है बेटा, हाँ ठीक है ना। विसिया फाबा को टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, टेलर तथा उनके कुछ साथियों ने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके बताया था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू ही होता है, ठीक है ना बेटा। बाकी और डिटेल्स हम जूम क्लास पर स्टडी कर ही रहे हैं, कल हम जूम पर भी आकर के एक बार फिर से डिटेल कर देंगे, ये आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और बेटा अगर कोई डाउट होता है तो आप में जैसे मैसेज करके पूछ रहे हो वैसे पूछते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।